किसी का डाउट होता तो वो अब तक पूछ लेता। बताओ क्या प्रॉब्लम है। अब इसमें मैं क्या हेल्प करूँ बताइए। वीडियो दे देंगे आपको, देख लीजिएगा। और कोई हेल्प? ठीक है भाई, आज पढ़ेंगे हम आगे का टॉपिक, जिसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि अगर हमारे पास डेटा मल्टीपल टेबल में हो, मल्टीपल शीट के अंदर, तो हम लोग रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So I'm sharing the screen with all of you first of all. Who is this दिशांत? दिशांत कौन है भाई? दिशांत ठीक है, पैच का ही बच्चा है। पैच की कोई बात नहीं, नाम कंफर्म कर लो खाली, पंकज रोहिता। तो चलिए जितने बच्चे एक बार अटेंडेंस ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन क्लास ध्यान दीजिएगा, अटेंडेंस ले लो। आकर्ष, उदय, आदित्य, अंशुल कुमार, अनुराग, यस सर, उपेंद्र, दानेश, दिशांत, हिमांशु, कासिम अली, ममता, मनीष, नागेश, नवजोत, नेहा, पंकज, प्रेजेंट सर। परविंदर, यस सर। राहुल भारद्वाज, यस सर। पिंकी, यस सर। वो आवाज आई दोनों लड़कियां की है, ये किसने बोला? राहुल तो नहीं हो सकता, प्लीज अपने बारे में बताएंगे। दो राहुल आवाज भारद्वाज है सर। सर रिंकी। दो लड़कियों की आवाज सुनाई दी है। सर रोहिणी भी प्रेजेंट है। ठीक है, रिंकी एंड रोहिणी दोनों प्रेजेंट है। क्षमा परवीन, यस सर। शिल्पा देवी, यस सर। स्वाति, यस सर। वैभव, यस सर। वरुण कुमार, वेदांत, विनय, विपिन कुमार। सर ममता। शुभम राघव, शुभम बोल रहे हैं। हु इज दिस शुभम? मेरे पास आपका नाम नहीं है, प्लीज ऑन योर माइक। हु इज दिस शुभम? माइक ऑन करो प्लीज। 1 मिनट वेट करूंगा, ठीक है? आफ्टर दैट अगर आपने मेरे से कम्युनिकेट नहीं किया, आई विल रिमूव यू। कोई बच्चा रह गया हो तो अटेंडेंस लगवा लीजिए। रह गया कोई? यस सर ममता। एक एक करके नहीं बोलूंगा, मैंने बोल दिया है। कोई बच्चा रह गया तो लगवा लीजिए। मैंने बटन दबा दिया, फिर उसके बाद अटेंडेंस नहीं लूंगा। स्टिल आई एम वेटिंग। सर दिशांत। सर नेहा। क्यों, अभी कहाँ थे आप? अब नहीं लगाऊंगा मैं इसलिए। अभी लास्ट में एक बच्चे ने एंट्री करी थी, क्या नाम था? विनय कुमार। यार हम तो सोच रहे थे बच्चे कम आएंगे, तो पूरे हुए। सर मेरी प्रेजेंट लगाना सर। भाई अब नहीं लगी। ये क्या नाम है? क्या नाम सर है? नेटवर्क इशू आ रहा है सर। नाम बताएंगे?
अरे भाई साहब नाम बताओगे? विनय विनय सर। लगा दिया विनय का। थैंक यू। मतलब यार बाकी सारा बात कर रहे हो। कॉपी। अपने अपने माइक बंद कर लो पीछे से सारे। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने पीछे से माइकों को बंद कर लीजिए। देखिए आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है कि हाउ टू क्रिएट द रिपोर्ट इफ वी आर हैविंग द डेटा ऑन मल्टीपल शीट्स। तो इस काम को अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो इसे पूरा करने के लिए आपको ऑन करना होगा अपने एक्सेल के अंदर पावर पिवट। पावर पिवट जो होता है ये एक एड ऑन टूल होता है। इसको हमें अपने एक्सेल के अंदर ऑन करना पड़ता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है जब भी डेटा आपको मल्टीपल टेबल से उठाना हो और उन्हें कनेक्ट करना हो। ओके, तो चलिए सबसे पहले पावर पिवट ऑन करते हैं। आपको अपना नॉर्मल एक्सेल ऑन कर लेना है। एक्सेल में डेवलप आपको जाना है फाइल पे, यहाँ पर ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जब जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एडिट टूल। एडिट टूल पे जब आप जाओगे तो थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लीजिएगा, राइट हैंड साइड पे देखना। नीचे की तरफ राइट हैंड साइड पे जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक्सेल एडिन और यहाँ पर मिलेगा कॉम एडिन। तो आपको लेना है कॉम एडिन। कॉम एडिन लेने के बाद आपको गो पर क्लिक करना है और जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ से आपको पावर पिवट का ऑप्शन ऑन कर देना है। ठीक है, हेलो, हाँ भैया, हाँ हो पाएगा बट मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी मैं बिजी हूँ ना, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। इन्फॉर्म कर दूंगा, आधे घंटे पहले बता दूंगा। ओके भैया। तो यहाँ पर इसे ओके करते ही आपको ऊपर टॉप विंडो पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर आपको पावर पिवट दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये था प्रोसेस हाउ टू अनेबल द। इसमें कोई डाउट किसी का? अच्छा, अब बात आती है रिपोर्ट बनाने की। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास 3 शीट है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। शीट 1 पे कस्टमर का डाटा है, शीट 2 पे प्रोडक्ट का डाटा है और शीट 3 पे सेल्स का डाटा है। यहाँ पे पता चलता है किस कस्टमर ने क्या सामान खरीदा है, कितनी क्वांटिटी खरीदी है। कस्टमर का एक सेपरेट डाटा पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट का अलग पड़ा हुआ है। जब कोई कस्टमर कोई सामान खरीदता है तो एक सेल जनरेट होती है, उसका डाटा यहाँ पर क्रिएट है। अब हमें इसमें 4 सवाल दिए गए हैं और ये चारों सवाल हमें करने हैं पूरे। पहला सवाल, जेंडर वाइज रिपोर्ट निकालनी है, कितने सामान खरीदा गया है। प्रोडक्ट वाइज सेल बतानी है, एरिया वाइज सेल बतानी है और सैलरीड पर्सन वाइज सेल्स हमें पता करनी है। अब ये हम कैसे पता करें? ओके, इसके लिए मुझे इन तीनों टेबल को आपस में करना पड़ेगा कनेक्ट। टेबल को कनेक्ट करने से पहले टेबल को काम करने लायक बनाओ। कैसे करना है? शीट 1 पे जाओ, कस्टमर टेबल पूरा सेलेक्ट करो, तो टेबल में कन्वर्ट करो। स्टेप्स को नोट करते रहना, उसके बाद की गारंटी कुछ नहीं है मेरी। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, यहाँ तक ओके है, बात की कोई गारंटी नहीं है। स्टेप्स लिखते रहना। मेरे लिए आप देखो 5 की स्पीड से, 2 की स्पीड से आपको मुंह से बोलना होगा कि सर वो स्टेप्स क्या था, प्लीज धीरे धीरे। आर यू गेटिंग? इतना लेने के बाद आपको करना है ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा डाटा। अब आपको इसे नाम देना है। यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया कस्टमर। जो नाम आपने ऊपर दिया है वही शीट को दे देना। पहला काम कंप्लीट। अब आ जाइए दूसरी शीट पे, सेम इसके साथ भी वही करें।
इसका नाम है प्रोडक्ट। Do the same thing with the sheet 3. यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने तीनों टेबल तैयार कर लिए हैं। अब इन तीनों टेबल को पावर पिवट के अंदर पहुंचाना है। ये पावर पिवट है ना जो इसमें पहुंचाना है। इसमें से पहुंचाएंगे कैसे? बहुत ही आसान है। आपको पावर पिवट विंडो को सबसे पहले ओपन करना होगा। इसे ओपन करने के लिए मैनेज पर क्लिक कर दें। जैसे ही मैनेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पावर एक्सेल खुल जाएगा। वो नीचे जो है वो नॉर्मल एक्सेल है, ये पावर एक्सेल है। अब आपको एक एक करके टेबल इसमें ऐड करना है। टेबल ऐड करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। अगर मुझे कस्टमर टेबल ऐड करना है तो पूरी कस्टमर टेबल को सिलेक्ट करो, तो ऐड डेटा मॉडल कर दो। आप देखेंगे पूरी कस्टमर टेबल आ गई है। सेम प्रोसेस बाकी दो टेबल को करने के लिए करूंगा, तो आप देखते रहो बस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने तीनों टेबल को यहाँ पर कर लिया है कनेक्ट। तो एक बार यहाँ तक कंफर्म कर दो। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? अगला प्रोसेस, तीनों टेबल जब यहाँ पर कनेक्ट हो जाए तो इनको करना है कनेक्ट, यानी इनको आपस में जोड़ना है। टेबल को जोड़ने के लिए क्या करना है आपको? होम टैब में यहाँ होता है डायग्राम व्यू, क्लिक कर देना। तीनों टेबल का एक स्ट्रक्चर आपको दिखने लगेगा, ये आ गया। अब इन टेबल को कनेक्ट करने का एक ही तरीका होता है। दो टेबल अगर आप आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो उनके अंदर कॉमन एट्रीब्यूट ढूंढें। तो कस्टमर और प्रोडक्ट में कोई कॉमन एट्रीब्यूट ढूंढो। मिल रहा है कोई? कुछ नहीं मिला। तो कस्टमर और सेल्स में ढूंढो। मिला गया। क्या नाम है? कस्टमर। कैसे करते हैं कनेक्ट? देखो, ये पकड़ के यहाँ छोड़ दो, बस हो गया कनेक्ट। प्रोडक्ट और सेल्स में देखो, है क्या कुछ? प्रोडक्ट आईडी पकड़ के छोड़ दो। अब ये इनडायरेक्टली तीनों टेबल कनेक्टेड हो गया कनेक्शन। यहाँ तो कोई डाउट? हर स्टेज पे ये पूछने का मतलब पता है क्या? अब तुमने कहा ना डाउट है तो बताया नहीं जाएगा। आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है कि कोई डाउट है तो पूछते चलो, ठीक है? और कई लोग ऐसे होते हैं ना जो सो ही रहते हैं, थोड़ी देर के बाद जगह पूछ रहे हैं, फिर उनको पहले तो हड़काऊंगा थोड़ा सा और फिर डाउट बताऊंगा। इसलिए कंफर्म ले रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं आता? आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में क्या करना है, यहाँ डाटा व्यू पे वापस चले जाओ। डेटा आ गया। अब देखो ये सेल्स टेबल में मेरे पास क्वांटिटी तो है, प्रोडक्ट की आईडी भी है, लेकिन प्राइस नहीं है। अगर मेरे पास यहाँ प्राइस होगा तो मैं टोटल निकाल पाऊंगा। अब प्राइस को लाऊं कैसे? प्राइस जो है प्रोडक्ट टेबल में मौजूद है, देखो हर प्रोडक्ट की आईडी के साथ ये रहा प्राइस। अब मैं प्राइस को वहां कैसे लेके जाऊं? अगर कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो गलत आ जाएगा आंसर, क्योंकि मुझे जिस प्रोडक्ट आईडी का नाम यहाँ लिखा है उसी का प्राइस चाहिए। तो आपके दिमाग में आ रहा है कि सर वी लुकअप लगा लो। पता नहीं कितनों के दिमाग में आया था ये सवाल, आना चाहिए पहले तो। यहाँ पर दिमाग में क्वेश्चन आता है बच्चों की, सर वी लुकअप लगा लो। वी लुकअप तो एक्सेल में लगता है, ये तो एक्सेल है ही नहीं। एक्सेल कहाँ है? एक्सेल कहाँ है भाई? कहाँ दिख रहे हैं टैब एक्सेल वाले? तो इट्स नॉट एन एक्सेल। तो यहाँ पर वी लुकअप लगा कर देखने की कोशिश मत करना, ना जायज है, नहीं चल रहा। तो वी लुकअप नहीं लगने का यहाँ पर, ठीक है? तो वो कोशिश भी नाकामयाब, फेल हो गए वहाँ पे भी। तो भाई आएगा कैसे? एक्सेल ही नहीं है। तो यहाँ पर अब क्या करें? यहाँ पर सबसे पहले एक कॉलम ऐड करो। कॉलम को नाम दे दो। मैंने इसको नाम दे दिया प्राइस। एक कॉलम और ऐड कर लो जिसमें टोटल निकालेंगे। अब सवाल खड़ा होता है कि प्राइस कैसे आएंगे। पूरे कॉलम को सिलेक्ट करो, फॉर्मूले बार में जाओ और यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखो जिसका नाम होता है रिलेटेड। रिलेटेड फॉर्मूले के अंदर जिस टेबल का कॉलम आपको उठाना है वो लिखो। मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट टेबल का कॉलम उठाना है तो मैंने लिखा प्रोडक्ट।
अब इसका कौन सा कॉलम उठाना है वो लिखो आप। मुझे उठाना है इसका प्राइस वाला कॉलम। फॉर्मूला बंद। ये क्या करेगा, प्रोडक्ट टेबल का प्राइस कॉलम उठा लेगा, बिल्कुल एक्यूरेट उठाएगा, रिलेट करके उठाएगा, VLOOKUP लगाने की जरूरत नहीं है। डेटा आ गया, कंफर्म करते हैं। P11 4.3 उठाया, P11 4.3 उठाया, करेक्ट उठाया। अब मुझे करना है टोटल। अब टोटल कैसे करूँ, क्वांटिटी और प्राइस वाले कॉलम दोनों को मल्टीप्लाई करने के। यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आप लिखिए कॉलम का नाम, जैसे कि क्वांटिटी, और दूसरे कॉलम का नाम जैसे कि प्राइस, एंटर कर दीजिए। आप देखेंगे दोनों कॉलम मल्टीप्लाई हो चुके हैं। नाउ यू आर रेडी टू वर्क। अब हमने पूरे डाटा को ठीक ठाक कर लिया है भाई, यहाँ तक कोई डाउट। अब हम अपने सवाल की तरफ देखते हैं। हमारा पहला सवाल था जेंडर वाइज सेल। हम इस टेबल की बनाएंगे पिवट टेबल। यहाँ पिवट टेबल है, उठा लो, ओके करो, ये आ गई हमारे पास पिवट टेबल। जेंडर मुझे कहाँ मिलेगा, देखो तीनों टेबल कनेक्ट हो गई। जेंडर मुझे मिलेगा कस्टमर में, उठा के ले लो। टोटल मुझे मिलेगा सेल्स में, ये लो। अब ये बताओ कितना आसान है ये, देखो ये तो काम ही हो गया, सवाल सॉल्व हो गया। बाकी इसके साथ कैसे खेलते हैं, शुक्रवार को खेले थे आप, खेल सकते हो दोबारा। और बार बार खेलना हमें भी पसंद नहीं है, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। अगला टॉपिक यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज सेल्स निकालने हैं। एक और पिवट टेबल बनाई और एक नई शीट में बना दिया इसको भी। इसमें प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ से उठा ली, टोटल सेल यहाँ से, ये सवाल भी पूरा। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, एरिया वाइज प्रोडक्ट कैटेगरी से। तो एरिया वाइज एक और पिवट टेबल बनाओ। एरिया कहाँ मिलेगा, कस्टमर टेबल में मिलेगा, और टोटल सेल मुझे यहाँ पर मिलेगा। एरिया वाइज सेल्स पता लग रही है। एक और सवाल, सैलरीड पर्सन की सेल्स बतानी है। अब वो कैसे निकलेगी, फिर बनाओ एक टेबल। मुझे सैलरीड पर्सन की सेल पता करनी है। तो सैलरीड पर्सन कहाँ मिलेगा, प्रोफेशन में मिलेगा, और टोटल सेल कहाँ मिलेगी, सेल्स में मिलेगी। अभी सैलरीड पर्सन के ऊपर फिल्टर लगाना है, तो इसको ले जाकर फिल्टर में डाल दिया, ये सभी की सेल्स है। मैं अगर यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ सैलरीड पर्सन ओनली, तो ये उसी की सेल है। हमारे चारों सवाल करने में 2 मिनट लगे, बस हो गया सवाल। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक खत्म होता है। कोई दिक्कत, ऑनलाइन क्लास कंफर्म करो, शीट आपको भेज देंगे, प्रैक्टिस कर लेना, प्लीज कंफर्म करिए। यस सर। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, इसे मैं कर रहा हूँ बंद, और ये फाइल मैं आपको कुछ समय के बाद भेज दूँगा। इसे यस हम सर। सेव कर लेते हैं। अब हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट पर, जिसमें हम लोग सीखेंगे स्पार्क लाइन के बारे में। स्पार्क लाइन क्या होती है। देखो स्पार्क लाइन भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि ग्राफ बनाने के काम आता है, लेकिन इसको सेल के अंदर बनाया जाता है। विद द हेल्प ऑफ स्पार्क लाइन वी कैन क्रिएट द ग्राफ्स, और इसमें 2-3 तरह के ग्राफ बनते हैं, मेनली लाइन और कॉलम ग्राफ इसमें बनाया जाता है, लेकिन इनसाइड सेल, सेल के अंदर बनता है। यूज्ड टू क्रिएट लाइन कॉलम ग्राफ इनसाइड सेल। इस ग्राफ को मूव नहीं किया जा सकता, नॉट मूवेबल। सेल के अंदर रहेगा तो मूव करना मुश्किल है, सेल के एक्सेल के ऊपर नहीं बनता है। तो चलिए देखते हैं हाउ वी कैन डू दिस।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डेटा है, अलग अलग तरह के रेफ्रिजरेटर हैं, उनके टाइप हैं और ये उनकी हर महीने में होने वाली सेल है। तो हमें इसका ग्राफ क्रिएट करना है। तो चारों के ग्राफ अगर हम यहाँ शीट पर नॉर्मल बना दें तो पूरी शीट भर जाएगी आपकी, और आप उसका एनालाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बना नहीं सकते, डिफिकल्ट टास्क है। करके देखो, अगर मैं इसका एक ग्राफ तैयार करूँ, यहाँ पर एक लाइन ग्राफ भर गया, शीट ही भर गया, बताओ कहाँ लगाओगे इसे? चार डाटा ही नहीं देख पाओगे आप शीट में, तो बड़ा दिक्कत है। तो फिर इसका ग्राफ कहाँ बनाएंगे? इस सेल में बनाएंगे, इसके बगल में। अब ये रिपोर्ट चाहे 500 हो, बगल में देख सकते हैं ना, तो इसका ग्राफ यही बनाना है। तो ऐसी सिचुएशन में ग्राफ अगर सेल पे बनाना पड़ जाए तो हम स्पार्क लाइन यूज करते हैं। ये स्पार्क लाइन कहाँ मिलता है? इंसर्ट में मिलता है, यहाँ स्पार्क लाइन होता है। तो हमने लिया लाइन ग्राफ, डेटा ये दे दिया, ओके करा, बन गया। अब ये लाइन ग्राफ मुझे चारों में बनाना है, पकड़ के ड्रैग कर लो, इसको डिजाइन देना है, ये दुनिया भर का डिजाइन है, ले लीजिए। इसकी हाई वैल्यू लो वैल्यू देखनी है, यहाँ से पढ़ के कर सकते हो। हाई वैल्यू पिन पॉइंट हो गई है, दिख नहीं रही है? देखो यहाँ पर हाई वैल्यू पिन पॉइंट हुई है, बहुत मामूली सा दिख रहा है। किसी कॉलम को अगर मुझे चेंज करना है, जैसे इसका ग्राफ चेंज करना है और ये कॉलम ग्राफ बनाना है, तो जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये चारों कनेक्टेड है, एक को बदलूंगा चारों बदलेंगे, लेकिन मुझे तो यही बदलना है, तो इसको यहाँ से अनग्रुप, अब यही बदलेगा। अब इसकी हाई वैल्यू कौन सी है, कैसे पता लगेगा? हाई पर क्लिक करो, हाईलाइट हो रही है। लो वैल्यू, ये लो वैल्यू हाईलाइट हो रही है नीचे, ठीक है? ये कर सकते हो आप, नेगेटिव पॉजिटिव डाल सकते हो, यू कैन इजीली डू दिस। कलर सिंबल ये रहा आपके पास, चेंज कर सकते हो। ओके, कोई चीज़ क्लियर करनी है तो यहाँ से क्लियर कर सकते हो, ठीक है? ग्राफ, सो यू कैन इजीली डू दिस। किसी महीने में अगर मान लीजिए आपका लॉस हुआ है, जैसे इन 2 महीनों में आपको लॉस हुआ है, तो इस ग्राफ को विन लॉस से दिखाओ। इसमें क्या होता है कि दिखा रहा है कि टोटल 10 बार प्रॉफिट है, 2 बार लॉस है। तो विन लॉस, जैसे इंडिया ने कितने मैच खेले, ये नहीं बताता कितने रन से जीते, ये बताता है 8-10 जीते 2 हारे, बस। रेड लाइट, रेड लाइट। तो इस तरीके से स्पार्कलाइन बनता है, बस खत्म। ऐसा कुछ नहीं है इसमें, नॉर्मल सेल में बनेगा, तो इसमें लिखने की जगह ही कहाँ है? हाँ, बस उसमें दिखाना है अच्छे से, टाइटल एलिमेंट यूज करते हैं तो नॉर्मल ग्राफ होता है, वो आपको बताइए। सेल के अंदर इतना ही आएगा। कोई डाउट भाई किसी का? अच्छा, नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं यहाँ पर, व्हाट इफ एनालिसिस। अगला टॉपिक है व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस में सबसे पहला टॉपिक आता है सिनेरियो मैनेजर। अभी नाम सुने इनके एक्सेल में? सिनेरियो मैनेजर कैसे काम करता है उसको समझना पड़ेगा, ठीक है? इसको लिख नहीं सकता मैं। देखो मेरे पास यहाँ पर आप एक डाटा देख सकते हैं, एक डाटा देख सकते हैं। अब ये डाटा कंपनी का है, ये कंपनी इस तरह के जनरेटर को बनाती है, बेचती है, खरीदती है इतने का, बेचती है इतने का। इसके टोटल कस्टमर, इसकी क्वांटिटी की खपत इतनी है, कंजप्शन इतना है, और होने वाला प्रॉफिट यहाँ पर है, टोटल प्रॉफिट यहाँ पर है। अब आप चाहते हैं कि अभी तो नहीं है, तो यहाँ पर अब अगर मेरे पास ये डाटा है और मुझे एक बंदे को मैंने हायर किया और उसको बोला कि यार हमारी कंपनी का प्रॉफिट करा, तो बंदा आया। अब बंदा प्रॉफिट कैसे करवाएगा? उसके सामने 2 रास्ते, या तो प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा दे, कीमत बढ़ाओगे तो कस्टमर टूट जाएंगे, या कस्टमर बढ़ा दे। अब कस्टमर इतने ही बढ़ नहीं रहे, तो अब क्या कर सकता है? प्रोडक्ट खरीदते समय अब बार्गेनिंग कर सकता है, तो जिस ट्रेडर से प्रोडक्ट ले रहा था उसकी जगह कोई और से ले ले, तो कहीं ना कहीं 4 दुकानों से रेट लोगे तो रेट कहीं ना कहीं तो कम मिलेंगे आपको, समझे? तो यही चीज हमें करनी है यहाँ पर। तो हम इसका एक सिनेरियो रिकॉर्ड करना चाहेंगे कि भाई अगर इसके रेट में अलग अलग जगह से लेता हूँ तो मुझे क्या रेट मिलेगा, और मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। एग्जाम्पल के रूप में, अगर आप अपने घर से राशन का एक बिल लेकर निकलते हो और आपके घर वाले कहते हैं कि 2500 का सामान आएगा, ये पकड़ पर्ची और लेकर आ,
आप अगर एक साधारण इंसान हो तो नॉर्मली जाओगे, लेकर आ जाओगे, लेकिन आपकी सोच भी धीरू भाई अंबानी के बच्चे की तरह चल गई, आपका दिमाग चल गया। जैसे वो भी तो बोलता है इंटरव्यू में, एक दिन मैं अपने दादाजी के साथ जू बीच पे घूम रहा था, मेरे दादाजी ने मेरे को एक बलून दिया, मैंने बलून लिया, थोड़ी देर खेला, लेकिन मैं घनी देर तक खेल खेल के सोचता रहा ये क्या सोच रहे थे। मैंने सोचा बलून तो 1 रुपए का आता है, लेकिन इसने मुझे 10 रुपए का दिया, इसने हवा भरी और 10 रुपए का बेचा, हवा तो फ्री होती है। तो मैंने एक पैकेट लिया 10 रुपए का, मैंने सब में हवा भरी, मैंने 100 रुपए बनाए। तो एक ये बिजनेसमैन की सोच होती है। सेम यही उस बंदे की सोच होगी जो पर्ची लेके घर से बाहर निकला है, दिमाग लगाएगा, उसकी 4 पर्ची बनाएगा, 4 दुकानों पे जाएगा बड़ी बड़ी, चारों दुकानों पे पर्ची देगा और बोलेगा इसके रेट मेरे को दे, मैं अभी 5 मिनट में आया। 5 मिनट के बाद वो चारों की पर्ची लेगा, और मैं आपको भरोसे दिलाता हूँ चारों के रेट का टोटल देखना अलग अलग होगा, एक जैसा हो ही नहीं सकता। समझ गए ना कहानी, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट। तो भाई इसने भी यही दिमाग लगाया कि क्यों ना ट्रेडरों से रेट लूं, जिसके रेट में होगा दम उसको आगे प्रमोट करें। तो मैं उनके जो रेट लूंगा उनको रिकॉर्ड करूंगा भाई, उसी को सिनेरियो मैनेजर से किया जाता है। कहानी समझ में आ गई? देखो कहानी समझ में आ गई, अब सवाल ही सॉल्व हो गया, समझे? अब हम क्या करेंगे, इसको सॉर्ट आउट करते हैं। कैसे करना है? डेटा में जाओ, व्हाट इफ एनालिसिस, यहाँ होता है सिनेरियो मैनेजर। जैसी लोग एक विंडो खुल के आएगी, ये विंडो आ गई, इस विंडो में आपको क्या करना है वो समझो, एकदम ब्लैंक विंडो आएगी ऐसे। आप यहाँ पर ऐड करें और उस दुकानदार का नाम लिखें जिससे आप रेट ले रहे हो। मान लीजिए दुकानदार का नाम है ये, यहाँ पर उस लोकेशन पर डाले जहाँ पर रेट डाले जाएंगे उससे लेकर, वो तो यही लोकेशन होगी। ओके करें और उस बंदे के रेट ले लें। तो उस बंदे ने हमें रेट दिया, पहले प्रोडक्ट का 3100, अगले का 1700, अगले का 5100 और अगले का 9900। अब दूसरे भाई साहब के पास गए, भी उससे भी रेट ही ले रहे हैं। तीसरे के पास जाते हैं, ओके हो गया, तीनों के रेट हो गए, क्लोज कर दो। अब जो तीनों के रेट आपने लिए हैं, अब आपको भी नहीं पता किससे सस्ता है किससे कम है, उसकी एक समरी क्रिएट करो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन हमें महंगा सामान दे रहा है कौन सस्ता। एक एक करके वैल्यू थोड़ी ना डालेंगे, एक्सेल के पास एक फीचर है, आपने रेट रिकॉर्ड कर लिए हैं, आप समरी क्रिएट करें। समरी का आधार ये सेल बनाए, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसी से तय होगा कौन सही दे रहा है कौन कम दे रहा है, एक से नहीं होगा। ओके करें, नाउ द रिपोर्ट हैज बीन क्रिएटेड। हो गया चमत्कार, देख लो अब इस रेट को। यहाँ से हमें पता लगता है कि करंट जो हम सामान खरीदते हैं 96,000 का पड़ता है, उससे ए के पास जाते हैं तो 100 रुपये महंगा ही दे रहा है, इसके पास जाते हैं तो भाई साहब बहुत महंगा दे रहा है, इसके पास जाते हैं तो थोड़ा कम महंगा दे रहा है। इससे मतलब हम सही ला रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जो सामान हमें वो बंदा दे रहा है वो सही दे रहा है। वो समझ में आया? तो कोई डाउट? या इसका महंगा कैसे हुआ? इसने तो हर एक में सामान सस्ता दिया मुझे, 1800, 1700, है ना? तो प्रॉफिट तो मुझे यहाँ ज्यादा हुआ ना, इस भाई साहब से लेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा है ना। कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर? 1,05,500। और जहां से पहले हम सामान लेते थे वहां से कितना हो रहा था? यानी मुझे तीनों दुकान से सामान लेने में फायदा हो रहा है, मुझे सबसे ज्यादा फायदा यहाँ हो रहा है, मैं इससे खरीद लूँ। अब आप कहोगे सर ये क्वालिटी, अब भाई जब यूज करोगे जब तो पता लगेगी, यूज तो करना पड़ेगा ना, नहीं समझे? यूज तो करना पड़ेगा, यूज करने के बाद आपको मन नहीं भरेगा तो अगली बार मत लेना। अब बिना यूज करे थोड़ी ना आप क्वालिटी का पता कर सकते हो, सीधी सी बात है, मुद्दा खत्म हो गया यहाँ पर। तो यूज तो करना पड़ेगा, एक बार आपको कोई सस्ती चीज दे रहे हैं एक बार तो यूज करके देखना पड़ेगा। समझ आ गया? तो ये होता है सिनेरियो मैनेजर। ऑनलाइन क्लास कंफर्म करो, कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। नो सर। आगे देखिए अगला सवाल, डेटाबेस देंगे हम। अगला
टूल लिख सकते हैं आप, गोल सीक। अगला सवाल है गोल सीक। अब गोल सीक कैसे काम करता है ये समझाना पड़ेगा आपको। गोल सीक SEEK, ये भी कमाल का फीचर है एक्सेल में। अगर आप इसका यूज करना सीख जाते हो तो काफी हद तक बहुत कुछ अचीव कर लोगे, काम आसान हो जाएगा। अब इसको भी एक सिनेरियो से समझाते हैं। उसी मैनेजर को दोबारा बुलाया उसने, उसके सुपर सीनियर मैनेजर ने। उसने कहा, उसने सोचा इसने पहले दफा दिमाग लगा के हमारा प्रॉफिट कराया, उसको दोबारा बुलाओ। उसको बैठाया और उसको समझा रहा है कुछ। अब मानकर चलो आप मेरी टीम के मैनेजर हो और मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अब तुम में से किसका दिमाग एक्टिवेट होता है समझ रहे हो। तो मैंने तुम लोगों को समझाया कि देखो हमारी कंपनी का नाम तुम्हें पता ही है, कैटरपिलर इनकॉर्पोरेशन। और तुम्हें ये भी पता है कि हम जनरेटर वगैरह बनाते हैं, गाड़ी में फिट करते हैं। अब तुम्हें मैं बताऊं, हमारी कंपनी बहुत धमाकेदार लॉस में चल रही है। तुम कहोगे कैसे, तो समझाता हूँ। देखो हम जो जनरेटर बना के बेचते हैं ना, 20,000 की लागत आती है एवरेज, मतलब बेचते हैं इसको 20,000 के एवरेज में बिकता है। और हमारे टोटल कस्टमर जो है 100 है, 100 से ज्यादा नहीं है। अब एक जनरेटर पे जो हमारी लागत आती है $2,000 की आती है, ठीक है। इसको रुपीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक जनरेटर पे लागत आती है 2,000 की। तो आपने कहा ये तो अच्छी बात है, एक जनरेटर पे 18,000 प्रॉफिट कर रहे हो सीधा। तो मैंने कि रुक, नीचे भी तो दे। हर महीने की हमारी ये एक्सपेंसेस है, हर महीने हमारी कंपनी का एक फिक्स्ड कॉस्ट है, ये खर्च होता ही होता है, तकरीबन 40 लाख रुपए। तो आपने सवाल करा सर ये क्या होता है, तो मैंने बताया बेटा ये है बिजली का बिल, बिल्डिंग का खर्चा, एम्प्लॉय की सैलरी, हर तरह के खर्चे जो फिक्स हैं, जाएंगे ही जाएंगे। कल को कस्टमर मेरे पास हो या ना हो, ये खर्चे जारी रहेंगे। आप डुबेट में आ रहे हो, आप 5 बच्चे ऑनलाइन बैठे हो, ऑफलाइन बैठे हो, आप हो या ना हो, मेरे को क्या सैलरी कम मिलेगी या बिल्डिंग वाला रेंट कम कर देगा? तुम्हें लग रहा है? या बिजली वाला देख रहा है यहाँ पर कैमरे लगा के, भैया बंदे कम बैठे हैं तो रेट कम कर दो, जारी है वो, चालू है। समझ में आ गया? या बाहर से वो बिस्किट का सामान अगर मेरे लिए आएगा तो 5 की जगह 3 रुपए लेगा वो, नहीं ना, चालू रहेगा। समझ में आ गई बात? तो वो रुक नहीं सकता। यही वजह होती है कि हम लोग बिजनेस करने से पहले 4 बार सोचते हैं। और एक साधारण व्यक्ति बिजनेस करने से पहले, ये जो मैं बात बता रहा हूँ एक्सपीरियंस के आधार पर बताई जा रही है, तो दिमाग में ध्यान से डालिए इन चीजों को, ठीक है। यही रीजन होता है कि जब हम कहीं जॉब करने जाते हैं, जॉब करने का सोचते हैं या मतलब बिजनेस करने का सोचते हैं, तो 4 बार सोचते हैं। क्योंकि हम तब तक बिजनेस नहीं करेंगे जब तक हमें ही नहीं लगेगा कि हमें प्रॉफिट होगा, अभी भी नहीं होगा। ओके, तो यहाँ से एक बात ध्यान रखना, इस दुनिया में 3 तरह के लोग आते हैं। इस दुनिया में 3 तरह के लोग आते हैं, लोअर, मिडल और अपर। ये तो पता ही है सबको। अगर किसी इंसान को तुरंत पैसा चाहिए, तुरंत होती है ना, काम किया तुरंत चाहिए, आज किया ना अभी चाहिए, तो लोअर क्लास, लेबर बन जाओ। सुबह करो शाम को पैसा मिलेगा, मिलता है कि नहीं मिलता? बात समझ में आ गई? ले लेना 400 रुपये 500 रुपये दिहाड़ी जो बनती है, ले लो, तुरंत मिलेगा पैसा, ताजा ताजा पैसा, लोअर क्लास। दूसरा लेवल आता है मिडिल क्लास का। अगर तुम में सब्र है तो वेट करो 30 दिन, तो नौकरी करते हो तुम, तुरंत नहीं मिलेगा, अब तुम्हें सब्र के साथ मिलेगा। 30 35 40 दिन वेट करोगे तो तुम्हें पैसा मिलेगा, ढंग का मिलेगा, इकट्ठा मिलेगा। समझ में आया? 80,000 70,000 90,000 1.5 लाख 2 लाख ढंग का मिलेगा। अब आ जाते हैं सबसे ऊपर क्लास के आदमी। उनका सब्र पता है क्या होता है? कम से कम 5 साल। अगर तुम में वो सब्र है तो तुम बनोगे फिर बिजनेसमैन। लेकिन तुम तो लोअर क्लास, वही आ जाती है हमारी फीलिंग, आज खोला धंधा, दूसरे महीने प्रॉफिट होना चाहिए, कहाँ से हो गए? अब दूसरे महीने प्रॉफिट चाहिए था तो फिर जॉब कर, या उसको अभी सब्र नहीं, अभी खोला कल ही प्रॉफिट हो जाए, तो फिर लेबर गिरी का काम कर। बिजनेस में तो वेट करना पड़ता है 5 साल, तब जाके कुछ आएगा। याद रहेगी ये बात? तो बिजनेसमैन तब बनते हैं। सेम कहानी यहाँ पर है। तो उसने भाई कहा कि यार कंपनी लॉस में जा रही है, प्रॉफिट में जा रही है, निकाल के बता कंपनी को लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट आ रहा है। तो कैसे निकाला वो निकालेगा पहले टोटल कंपनी की रिवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, अगर ना 20 लाख, ये टोटल कंपनी की इनकम है जो आ रही है। अच्छा टोटल लागत कितनी लग रही है इस पे? 2000 मल्टीप्लाई 1000, 2 लाख। अब टोटल प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं? टोटल इनकम माइनस एक्सपेंसेस।
If the value comes in a positive, you are getting a profit. If the value comes in a negative, you are getting a loss. तो सिंपल फॉर्मेट हम यूज करते हैं. सो द टोटल इनकम इज 20 lakhs माइनस टोटल एक्सपेंसेस. द टोटल एक्सपेंसेस इज 2 lakhs माइनस 39,900. So the company is getting a loss of 21,96,000 rupees per month. हर महीने का ये कंपनी का लॉस चल रहा है. समझ में आ गई? कोई डाउट? डेटा समझ में आ गया आपको? ऐसे ही मैंने वो डेटा समझाया था सिनेरियो मैनेजर का. फिर सवाल समझने में देर नहीं लगेगी. अगर डेटा समझ में आ गया तो सवाल समझने में देर नहीं लगेगी. अब मैंने बुलाया क्या तुम्हें समझा दिया. पहले देख लॉस में जा रही है. पहली चीज सैलरी बढ़ाने का तो पहिया मत. अब तुम्हारे दिमाग में घुस गई बात. तुम सैलरी बढ़ाने का होगे ही नहीं. अप्रेजल आने पर भी तुम्हें पता है जैसे ही कहो तुम्हें निकाल देंगे हम, क्योंकि तुम्हें अब कंपनी के इंटरनल चीज पता लग गई है. समझ गए कहानी? हमें कंपनी की इंटरनल चीज उस वक्त पता नहीं होती और हम कंपनी से जाके तकादा कर देते हैं सैलरी बढ़ाओ. इसीलिए रिसेशन आ जाता है और वो तुम्हें धक्के मार देते. तुम बेटा बाहर जाओ. हमें इंटरनल पता नहीं होगा. पता भी कैसे चलेगा? काम मन लगा के थोड़ी ना काम करते हैं कंपनी के लिए. समय से प्यार होता है, टाइम देकर वादा. समझ गए? ये सच बात है. तुम भी जब काम करोगे तो तुम्हें एहसास होगा. अच्छा यहाँ पर आ गए हम. अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है, मैंने तुम लोगों को इसलिए बुलाया कि मेरी कंपनी को ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचाओ. अब आप में से कोई बच्चा बताओ ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? नो लॉस नो प्रॉफिट. ठीक है, जो बच्चा इकोनॉमिक्स का होगा, बिजनेस लाइन का होगा, वो समझ गया होगा. ठीक है, तो इसको जीरो बनाना है. किसको? प्रॉफिट को. अब मैंने आपसे कहा कि इसको जीरो बनाओ, लेकिन कैसे करोगे? दिमाग लगाओ और मुझे सलाह दो. हाउ? प्राइस बढ़ा के नहीं है ना, ये 100 कस्टमर भी भाग जाएंगे. सीधी सी बात है. आप यहाँ पे कोई कोर्स कर रहे हो, ये कोर्स आप यहाँ इसलिए कर रहे हो क्योंकि यहाँ पूरे ऑल ओवर सेक्टर 14 में आपको वो कोर्स और यहाँ की फैसिलिटी को आपने बहुत कंपेयर किया होगा. मैं ये नहीं कहते कि आप डायरेक्ट यहाँ आए हो, मैं मान ही नहीं सकता. अगर कोई भीड़ में से एक बंदा आके कहीं सर मैं तो डायरेक्ट आया हूँ, तो उसे रेयर बच्चा बोलते हैं. ये बात आप समझ गए मेरी? ऐसे आए हो ना यहाँ पे. अगर तुम्हें यहाँ के रेट पता लगते हैं 1,25,000, कौन कौन लेता है एडमिशन? तो रेयर होगा कोई हाथ खड़ा करेगा. 1,25,000 कौन लेगा? समझ गए कहानी? तो हम कह रहे हैं कि चलो रेट बढ़ाएंगे तो हमारी कस्टमर भाग सकते हैं. सर प्रोडक्शन बढ़ा दो. मैं भी चाहता हूँ मेरी क्लास में 25 बच्चे बैठे हो, बैठा के दिखाओ. बैठाओ, जाओ बाहर. मार्केट के उन्हें बोर्ड लगा रखे. मैं भी तो चाहता हूँ. फिर तो हर कंपनी में मैं भी चाहता हूँ ये बात कि मेरी कंपनी में 500 बढ़ा के दिखाओ. तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में क्या है भाई? कहानी समझो क्या है. कस्टमर बढ़ाने हो तो बढ़ाओ. हाँ, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर कटिंग करनी पड़ेगी. समझ गए? जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है उसको कम करना पड़ेगा, तभी आप एक सही मुआवजे पर आ सकते हो. कई बच्चों ने सुझाव दिया कि सर इसकी कीमत यहाँ से जो सामान हम खरीदते हैं ना जनरेटर का, उसको कम कर दो. मतलब क्वालिटी गिराने की बात हो रही है यहाँ. इनडायरेक्टली क्वालिटी गिरा दो. अब डुकेट आपको सर्विस देगा. आपको डुकेट ने बोल दिया एक बार पढ़ लिया ना दोबारा नहीं पढ़ने देंगे. एक बार पढ़ लिया मतलब जावा या कुछ भी, बेटा दोबारा बैच में पढ़े दोबारा फीस ले लेंगे. छुट्टी कर ली तुम्हारा नुकसान है, हम कुछ नहीं बोलेंगे. बैकअप क्लास का 1,000 रुपए फीस है. ओ भाई सोच रहे हो? क्वालिटी गिरा रहे हैं, जबरदस्त तरीके से कटिंग करते हैं. क्या होगा? जबरदस्त झटका लगेगा. या तो तुम सुधर जाओगे बिल्कुल कठिनाई से, या फिर अगली बार नहीं आओ. ऐसे ही होता है. ऐसे ही सेम यहाँ होगा सर. तो क्वालिटी गिरा के तो फायदा नहीं होने वाला. अब क्वालिटी मैं कह रहा हूँ फ्री में भी आ गया, तो ये तो ऐसी चीज है जिसको छेड़ने से कुछ होगा ही नहीं. समझ रहे हो? आपको हाथी को खाना खिलाना है और आप जीरे के साथ खेल रहे हो कि जीरा दूं कि ना दूं, क्या फर्क पड़ेगा उसको? 2 लाख रुपए फ्री में भी मिल गया तो भी क्या फर्क पड़ेगा? कंपनी का नुकसान देखो 22 लाख का है. वो 2 लाख की है टोटल कीमत. कुछ नहीं होने का, तो उसको छेड़ो ही मत. समझ गए? तो अब छेड़ने के लिए रह क्या गया? फिक्स्ड कॉस्ट रह गई. अब फिक्स्ड कॉस्ट को कितना कम कर दें कि हमारी वैल्यू जीरो हो जाए. अब यहां पर सवाल समझिएगा ध्यान से. हियर आई वांट टू फाइंड आउट द अननोन वैल्यू. कौन सी है वो अननोन वैल्यू? कौन सी है वो अननोन वैल्यू जो हमें नहीं पता? ये
दिस वन। हमें ये नहीं पता कि इसको कितना कर दें हम। टू फाइंड द अननोन वैल्यू फ्रॉम द सेट ऑफ नोन वैल्यू। अब नोन वैल्यू कौन सी है? ये। क्या करना है इसे हमें? 0। तो जब भी इस तरह का सिनेरियो कहीं दिखाई दे तो तुरंत आपके दिमाग में ट्रिगर फायर होना चाहिए गोल सी। तो इसकी डेफिनेशन लिखो। टू फाइंड द अननोन वैल्यू आज का ये आखिरी टॉपिक है हमारा। टू फाइंड द अननोन वैल्यू फ्रॉम द सेट ऑफ नॉन वैल्यू। फ्रॉम द सेट ऑफ नॉन वैल्यू वी यूज गोल से। ठीक है भाई। अब देखो इस सवाल को हम कैसे ठिकाने लगाते हैं। डेटा गोल सीख, छोटी सी विंडो आ गई। अब इस छोटी सी विंडो का बहुत बड़ा रोल है। यहां पर इनको पढ़ो, सेट सेल, टू वैल्यू, चेंजिंग सेल। यानी यहां पर वो सेल बताओ जहां पर आपको पता है कि क्या वैल्यू सेट करनी है, जो आपको पता है क्या वैल्यू सेट करनी है, तो वो सेल यही तो है। और यहां हमें पता है कि यहां पर 0 सेट करना है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ में आ गया? तो ये तो लोग हो गई नॉन वैल्यू। अब यहां बतानी है वो अननोन वैल्यू जो आपको पता ही नहीं कि क्या आनी चाहिए। तो उसको हमने एक्सेल से बोला कि तुम चेंज कर दो उसे, कि क्या कर दे उसका। तो वो सेल कौन सा है? 10 वाला। ये तीनों पैरामीटर समझ आ गए? आप तो ओके करो फटाक। तो आप अपनी कटिंग कर करके कितनी कर दो? 18 लाख। तो आपकी कंपनी क्या हो जाएगी? यही हुआ था कोरोना टाइम पर। यही हुआ था कोरोना टाइम पर। हुआ कि नहीं हुआ? जब सब कुछ बंद हो गया तो उन्होंने रेट नहीं बढ़ाए थे प्रोडक्टों के। अगर ऐसे करेंगे तो रहे से कस्टमर ही भाग जाएंगे। पार्टी नहीं गिराई थी, क्लासेस ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था। उन्होंने क्या काम किया था? रिसेशन लाए थे। क्या काम करा था? लोगों को जॉब से निकाला, पोस्ट कटिंग करी, बिल्डिंग छोड़ दी, वर्क फ्रॉम होम करो, पोस्ट कटिंग करी, बिजली बची, इंटरनेट बचा, आने जाने का भाड़ा बचा, सब कुछ तुम्हारे जिम्मे अपने घर से करो। बचा कि नहीं बचा? तो समझ में आया उन मैनेजरों ने ये डिसीजन क्यों लिया था? द रीजन इज दैट। तो हम कई बार उठाते ना कंपनी पे, अरे निकाल दे, बेकार कंपनी। अरे तुम भी हो तो तुम क्या करते? सिनेरियो यही बन रहा था। लेकिन अगर तुम हीरो होते तो तुम ऐसा नहीं करते, कंपनी को भी बचा लेते और उसके लॉस को भी बचा लेते। फिर उसके लिए बहुत अच्छा इंसान बनना पड़ता है। एक फिल्म में ये सीन आता है, उसका नाम था हमें राही प्यार के। और आपको आमिर खान बनना पड़ता। अगर आप ऐसा बन जाते तो ना तो किसी की जॉब जाती, ना कोई रिसेशन आता, और आपकी कंपनी भी बच जाती। तो भाई ये होता है गोल सीक। और ये खत्म। यहाँ पर कंफर्म करो, समझ आ गया? ये मैंने कैसे करा? एक बच्चे का डाउट था, देखो दोबारा। गोल सीक पे गया, यहाँ पर सेल सेलेक्ट करा ये वाला, यहाँ पर वैल्यू डाली 0, और यहाँ पर वो सेल सेलेक्ट करना है जहाँ चेंजेस करवाने हैं। ओके, ऑनलाइन क्लास कंफर्म करो। Yes, sir. Okay. आप में से कोई बच्चा सलाह दो मुझे कि रिसेशन भी ना आए, इसको भी कोस्ट कटिंग ना करें, हम किसी एम्प्लॉय को ना निकालें, और हम ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? सर डिमांड बढ़ा सकते हैं हम। लेकिन डिमांड बढ़ाएंगे कैसे? कोरोना लग गया है। सर वही रेफरेंस क्रिएट करके, जैसी कंपनी है फ्रेंड के फ्रेंड से कि वो कहाँ से क्या यूज कर रहे हैं, मतलब एक नेटवर्क तो वो हम जनरेट कर। क्रिएट कैसे करवाएंगे? क्योंकि हमारे पास तो जो एम्प्लॉयज है ना, आप ही लोग जैसे मेरी टीम में काम कर रहे हो, और हम जैसे ही अभी देखो 1 तारीख आने वाली है, 1 महीने का मैंने दिया नहीं है तुमको सैलरी, और आप लोग 1 तारीख आने वाली है, मेरे से सैलरी मांग रहे हो। तो इस वक्त मैं तुमसे ये कह रहा हूँ अपने दोस्तों से, यार कहो ना कोर्स करें। देखो अभी तो तुम बोलोगे सर कह देंगे, लेकिन सच्ची बताना, दिल से तो गाली चल रही होंगी, अभी करवाता रुक, जिंदगी में नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो कहानी? तो ये सीन बैकग्राउंड में क्रिएट हो रहा है, उस चीज को जुटलाया नहीं जा सकता। तो फिर रेफरेंस कैसे मिलेगा? मैंने तो तुम्हारी इस महीने की सैलरी को कम किया, अगले महीने का पता नहीं दूंगा कि नहीं दूंगा, तो तुम मेरे लिए कैसे करोगे? हम करोगे ही नहीं। तो डिमांड कैसे बढ़ेगी? क्योंकि डिमांड तो तुम ही बढ़ाओगे, मैं थोड़ी ना बढ़ाऊंगा। मेरे वो
तर्क वितर्क होता है। देखो जब पार्लियामेंट चलती है, कोई बात रखी जाती है ना, तर्क और वितर्क। तुमने जो चीज बोली मैंने उसका तर्क दिया, तुम में से कोई बच्चा इसको काट के मुझे समझाओ। सर एक्स्ट्रा इंसेंटिव दे के कि भाई हम मतलब उनको भी लालच दे सकते हैं कि भाई अगर आप ऐसा ऐसा लेके आओगे तो हम उसमें से कुछ कमीशन आपको भी देंगे, इतना इंसेंटिव आपको मिलेगा, तो मतलब उनके लिए भी कुछ प्रॉफिट की बात करनी ये पड़ेगी। हम देते तो हैं, करते भी हैं, लेकिन मैं मान लेता हूँ चलो कह भी देते हैं, लेकिन इतना फर्क पड़ता नहीं है। ये हम लोग यहाँ पर बच्चों को भी कहते हैं कि भाई आप अपने साथ किसी बच्चे को लाओगे तो 500 रुपए का बोलते हैं ना, काउंसलर ने भी बोला हुआ आप लोगों को 1000 रुपए का। अब ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ कितने एडमिशन कराए हैं तुम सबने? 25 बच्चे हो क्लास में, एक भी बच्चा खड़ा हो जाए सर मैंने 5 एडमिशन कराए हैं, चलो बोलो। हाँ भाई, जीरो जीरो जीरो। यहाँ ऑफलाइन तो जीरो बोल रही है, ऑनलाइन में आ जाओ कौन है, मैं चेक करूंगा सिस्टम में। बोला तो गया ना यहाँ पर, हमें देखो मैदान पे चेक करनी है चीज प्रैक्टिकली, और उस फिल्म में इस चीज को दर्शाया गया है। और ये चीज आपके साथ हकीकत में गुजरती भी ना तो भी आप मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं ऐसी बात बता सकता हूँ आपको, अरे लाखों की बात है भाई साहब, मैंने एमबीए करके आओगे ना तब भी तुम्हें नहीं पता चलेगी, समझ गए? तो है कोई दूसरा ऐड? देखो आपने फिर बात रखी, मैंने फिर तर्क का वितर्क दिया। अगर आपकी बात कट रही है तो फिर वो बात खत्म हो गई। आपने सही रेस्पॉन्स पकड़ा था, सही चीज पहचानी थी, लेकिन उसका एक वितर्क मिला यहाँ पर कि ऐसा हम करते थे लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। सर प्राइस रिड्यूस कर सकते हैं, डिमांड बढ़ानी है तो। प्राइस रिड्यूस करके थोड़ा बहुत डिमांड तो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हमारी और ज्यादा अभी इस समय सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम और लॉस झेल पाए। अगर मैंने डिमांड और कम कर दी 1 रुपए की तो मोहताज हो रहे हैं, और 2 महीने भी अगर मेरा रेस्पॉन्स नहीं बढ़ा तो हम और ज्यादा खतरे में जा सकते हैं, बहुत रिस्क हो सकता है। देखो बढ़ानी तो डिमांड ही बढ़ेगी, लेकिन डिमांड बढ़ाएंगे कैसे, ये मुद्दा है। डिमांड के बिना काम नहीं चलेगा, डिमांड बढ़ाएंगे कैसे, मुद्दा ही है। तो मैं तुम्हें यहाँ चैलेंज करके बोल रहा हूँ कि तुम एक्सेल पढ़कर आ जाओ और इस बेटर से बेटर तुम एक्सेल पढ़ा दोगे, जाओ। क्या मिल रहा है? वही है, क्योंकि ये बंद दरवाजे का ज्ञान बंद दरवाजे तक ही सीमित है, बाहर गली में किसको पता चल रहा है? क्या आप में से किसी ने जाके मार्केटिंग करी है ऐसे? मैं खुले में बोल रहा हूँ, ओपन चैलेंज बंद कमरे में पूरे सेक्टर 14 में जाओ और एक्सेल सीख कर आओ, बेहतर से बेहतर। और मैं तुम्हें यहाँ बोल रहा हूँ कि तुम कठिन से कठिन चीज ले जाना, मैं बच्चे की तरह ना तुम्हें पढ़ा दूं, और तुम्हारी गर्दन कभी ऐसे नहीं लेगी, समझ नहीं आया। इतना विश्वास क्यों आ रहा है? क्योंकि मुझे पता है हाउ टू ट्रीट एंड हाउ टू टीच यू। 10-12 साल मट्टी नहीं हमने झांकी है, समझ में आई कहानी? और वीडियो रिकॉर्डेड है, और चैलेंज ऐसे कोई बोल नहीं सकता दमदार नहीं, तो जाकर देखो। अब बढ़ गई क्वालिटी, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बता बता। किसी ने जाके कही बाहर यार इतना बेहतर हमें वहां पढ़ने को मिल सकता है? कुछ नहीं होने का, ये कहानी किताबों में रह जाती है ना, इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत मुश्किल है। पर बढ़ा दे क्वालिटी, डिमांड बढ़ाने के लिए अपने प्रोडक्ट को ही अपसेल करना होगा ना इसी तरीके से। कैसे? वही तो दिक्कत तो वही है ना, कैसे बढ़ेगी? बताएंगे सर, जो बताएंगे आरएनडी वाली टीम बताएगी वो करेगी। आप लोग जब भी कहते हैं कि बेटा एक बार एमबीए तो करनी चाहिए अगर आप मार्केटिंग में जाना चाहते हो, जब तो ये कंसेप्ट क्यों नहीं आता? बिजनेस का कौन बंदा है आप में से? कोई बिजनेस की स्टडी कर रहा है? इसीलिए गलत पढ़ जा रहे हैं। आप कर रहे हो बिजनेस की स्टडी, अंडर ग्रेजुएशन हो गया, तो इसका क्या रास्ता है, कैसे करोगे? मार्केटिंग, दैट इज द राइट आंसर, द मार्केटिंग। सेल्स पर्सन, इस चीज को सेल्स पर्सन बढ़ा सकते हैं, बाकी हम लोगों के बस की नहीं है ये चीज, हम लोग नहीं कर सकते इस काम को। मैं टीचर हूं, मैं कैसे सेल्स बढ़ा दूंगा? सेल्स पर्सन के पास दम होना चाहिए कि हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं। सेल्स पर्सन, यहाँ पर टारगेट होगा सेल्स पर्सन, वही आपकी डिमांड बढ़ा सकता है, और तीसरी पार्टी नहीं बढ़ा सकती। अगर आपके पूरे ऑफिस के अंदर, एक पूरी कंपनी के अंदर 25 डिपार्टमेंट है, तो इस वक्त कौन सा डिपार्टमेंट एक्टिवेट होना चाहिए? केवल वही एक डिपार्टमेंट है जो आपको इस दुख दर्द से निकाल सकता है। अगर कहीं पर जॉब देनी है ना इस वक्त भी, तो वहां देनी है सेल्स डिपार्टमेंट। अगर आपको लाइव डेमो देना है तो मैं आपको समझाता हूँ, आप ध्यान से देखो, डुकेट की तरफ देखो। आप जब ध्यान से डुकेट की तरफ देखेंगे ना, वैसा टीचर से ज्यादा काउंसलर है। ध्यान से देखो, आपको बिजनेस का लॉजिक ठंडा समझ आ जाएगा। और बैठ गए ऐसे तीर नहीं मार रहे हैं आपको बिजनेस समझा रहे हैं, फिर कहां से बढ़ेगी? और जो होगा ना नॉर्मल व्यक्ति जिसके दिमाग नहीं चलता,
जो होगा बिल्कुल भोला वाला और ईमानदार व्यक्ति क्या करेगा, टीचर रखेगा क्वालिटी के और कॉलिंग पर रखेगा एक बंदा, ले बढ़ा दे कहां से बढ़ेगी। अब तुम जाओ डिपार्टमेंट जितने भी सेंटर्स हैं यहाँ पर, काउंसलर ही बैठा होगा वो, इसलिए सेल्स नहीं है वहां। दैट इज द बिजनेस लॉजिक। राज उगल रहा हूँ बच्चों के, लेकिन ये गलत पॉइंट है। मैं आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि बिजनेस कैसे करा जाता है। तो डिमांड ऐसे बढ़ती है, तभी तो देखो ना भीड़ लग रही है, काउंसलर नहीं बने ये भी 4 कमरे आ जाए तुरंत हैंडल हो जाएगी। आप अगर लाइन पे लग गए किसी सेंटर पे जा रहे हो, आपको 2 घंटा बैठा दूं मैं, उठ के चल दोगे आप, मतलब ही नहीं है। हुआ है ना सबके साथ, निकल गए होंगे। दैट इज माय पॉइंट। आपने जितनी भी बातें करी आपने फील करी है चारों बातें, ये सच्चाई है। तो तर्क का भी तर्क मिल गया। अभी हमारे पास है 8 मिनट और कोई आवश्यक किसी का। तो सर फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन में जब पढ़ते हो ना एमबीए, वहां बताते हैं और आपको लाइव डेमो करवा के दिखते हैं, लाइव करते हो, आप उनको फील करते हो। तो वो एमबीए की स्टडी होती है जो वहां 3 लाख रुपए में सीख के आते हैं और फिर उसको हम अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। सारे रूल रेगुलेशंस, बिजनेस कैसे करना है, उसकी डेमोस्ट्रेशन क्या होती है, उसकी पार्टीज क्या होती है, पॉलिसीज अगर किसी के साथ बनाते हो तो कैसे बनानी चाहिए। गिरती कंपनी को भी उभार के ले आएगा अगर वो सही एमबीए करके आया है। कंपनी गिर भी रही होगी ना, खत्म हो चुकी होगी, वो उसको भी खड़ा कर देगा, अकेले लड़के। एमबीए का गुण उसे कहते हैं, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर मास्टर। तो हम जब पढ़ने जाते हैं कॉलेज में, हम इस चीज को ना पढ़ के वो किताबें पढ़ लेते हैं बस और डिग्री ले लेते हैं हाथ में। लेकिन हकीकत से किताबों को खोल के पन्ने की गहराई में जाकर देखिए, ये सारी स्ट्रेटेजी वहां है, सब लिखा हुआ है। लेकिन उसको हम क्या पढ़ते हैं, 5 लाइन का लिख के आया मैं 5 पन्ने का भर के आया, मेरे नंबर अच्छे आएंगे। तुमने तो 2 पन्ने का लिखा है, वहां ये नहीं देखते कि तूने लिखा क्या है। ऑनलाइन क्लास में कोई बच्चा कुछ कह रहा है, बताइए। सर हम कस्टमर को फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन दे देते हैं कि वो बाद में पेमेंट कर सके, ईएमआई एग्जांपल है। ये भी एक अच्छा ओपिनियन है कि अगर हम कस्टमर को कोई फ्लेक्सिबल पेमेंट का ऑप्शन दे दें, तो जिन लोगों के पास एकदम पैसा देने के लिए नहीं होता है, तो वो लोग भी जब हमारे पास आएंगे तो कुछ इंक्रीमेंट हो सकती है डिमांड में। तो यहाँ पर टारगेट हमारे सेल्स पर्सन ही रहेंगे सारे के सारे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सेल्स पर्सन काम ही तो नहीं कर रहे, सैलरी रुकी हुई है उनकी 1.5 महीने से, वो काम ही नहीं कर रहे। तो एक की जगह 4 गलत ही बोल रहे हैं वो, क्योंकि वो उन्होंने तो ठान रखी है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, हमें तो जाना है, तुम्हें ऐसा कर देंगे, तुम्हारे पास कोई नहीं। वो तो उल्टा करके जा रहे हैं वहां, तो मुसीबत तो वहां खड़ी हो गई है ना। दैट इज नॉट राइट। तो यहाँ पर कोई रास्ता नहीं बचता, यहाँ पर एक ही रास्ता बचता है और वो होता है ट्रांसपेरेंसी। तो इस वक्त जो भी कंपनी का ऊंचे पोस्ट पर बंदा होता है उसको सामने आना पड़ता है। किसी एम्प्लॉय को सामने आने से कुछ नहीं होगा, किसी एम्प्लॉयर को सामने आने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों का कोई कॉम्पिटेंट नहीं चलेगा। एग्जाम्पल ग्रुप में कोई भी घटना घटती है, कुछ भी होता है, और जब एक बड़ा व्यक्ति आपको आश्वासन देता है तो आपका एक कॉन्फिडेंट लेवल अलग दर्जे का होता है। एक बड़ा व्यक्ति जो इस पूरे मुकाम को चला रहा है और वो आपके कंधे पर हाथ रखकर तुम्हें आश्वासन दे कि तुम्हारा काम जरूर होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंट लेवल अलग ही होता है, बहुत दूर तक पहुंचता नहीं पहुंचता। इसीलिए तो होते हैं वो बड़ी पोस्ट के बंदे, उनको मैदान में उतरना पड़ता है। इस फिल्म का सही एग्जांपल हमें राही प्यार की मूवी में है। उस फिल्म को किसी ने नहीं देखा है तो देखना और दिमाग खुद लगाना कि वो सीन कहाँ है। मैं तो इतना बताऊंगा फिर तुमने क्या देखा, ठीक है। उस फिल्म को पूरा देखने का भी टाइम मिले तो उसके अंदर ये सीन आता है और वो किस तरीके से अपनी फैक्ट्री को बचाता है। शर्ट बनाती थी उसकी फैक्ट्री और अपनी पूरी फैक्ट्री को बचा लेता है। तो उस सीन से आपको सबक मिल जाएगा। और ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने करा है, रियल में भी करा है और हुआ भी है। तो कई बार जब सारे हथकंडे खत्म हो जाते हैं तब एक ही रह जाता है हमारे पास रास्ता, और वो है सच का रास्ता, ईमानदारी का रास्ता और ट्रांसपेरेंसी का रास्ता। और वो उस फिल्म के माध्यम से आपको समझ में आएगा, ठीक है। मेरे कहने से आप नहीं समझ पाएंगे, तो बस इतना ही मैंने इशारा कर दिया। इसी को बोलते हैं सेल्स का एक पार्ट। मैंने उस फिल्म की प्रमोशन कर दिया, देखो। अब चाह कर भी जो बच्चा नहीं चाह रहा होगा उसके मन में भी कुछ उठेगी ऐसे, यार क्या था वो, देखना तो पड़ेगा, कुछ तो देखेंगे वो। जिसने नहीं भी करा होगा तो वो भी 2-3 यूट्यूब चेक करेगा,
सीन, और जिसके पास फुल टाइम होगा पूरी मूवी देखेगा। इस समझ तभी आएगा जब आप मूवी देखेंगे। तो इसी तरीके से सेल्स होती है। अगर आप कोई चीज बेच रहे हो, ढंग से बेच दिया, अगर मैंने यहाँ पर किसी नई मूवी का नाम ले लिया होता ना किसी चीज को पढ़ाते पढ़ाते, हो गया प्रमोशन, उसी के पैसे दे देगा, तुम्हें क्या पता मुझे दे रखे हो गया ना। तो जब आप किसी चीज को जांचते हो, पढ़ते हो, तो सामने वाले की बात में कितना भरोसा है वो बहुत जरूरी है। सामने वाला जो बोल रहा है उसकी बात पर आप भरोसा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मार्केटिंग का पहला सबक, अगर आप मार्केटिंग में लाइन में हो और मार्केटिंग में कोई आपकी बात सुन ही नहीं रहा है, तो आपका लेवल तो वैसे जीरो है। लेकिन मार्केटिंग लाइन में हो और जब आप बोलो 5 लोगों के बीच में, 5 लोग बोलते बोलते चुप हो जाए, तो कोई तो हुनर है तुम्हारे अंदर, कोई तो बात है कि वो आपको सुन रहे हैं। और जब वो आपको सुनना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आप आंखों में देखिए उनका विश्वास कितना जीत रहे हैं, और जैसे आप उसका विश्वास जीतना स्टार्ट कर देंगे, वो जरूर आपसे वो सामान खरीदेगा जो वो देना चाहता है। तो ये एमबीए का फिर एक सबक आ गया बिजनेस का, कि आप बात किस दम से रखते हो। तो चलो उसको देखना, लास्ट में सीन आता है, मतलब लास्ट के आधे घंटे के अंदर आता है, वो तभी आपको वहां पर बनती है दिलचस्पी जब पूरी देखते हैं पूरी। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड करूंगा, बाकी आप गोल सीख का मतलब समझ गए हैं। बाकी हम यहाँ पर करके देख लेते हैं कि डिमांड को कितना बढ़ा दिया जाए कि नो लॉस नो प्रॉफिट में हम पहुंच जाए। तो देखते हैं। ठीक है, 222 अगर डिमांड हो गई ना तो कंपनी बचा ही जा सकती। बस यही तो सवाल है, 222 करेंगे ऐसे। चलिए क्लास ओवर यहाँ पर, अब आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो।